हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोड मैप टू बिकम ए वेब डेवलपर। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने कैरियर के बिगनिंग में है और स्टूडेंट्स जो कि 5th से 8th सेमेस्टर के बिटवीन है और ऐसे लोग जो वेबसाइट डेवलपर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई गई है ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी जो कैरियर के 1 से 3 साल इस तरह ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं कि उनको डिग्री करने के बाद भी नहीं पता चलता कि उन्होंने अगर वेबसाइट डेवलपर बनना है तो किस फील्ड में बनना है। आइदर वो यूआई की यूएक्स की फील्ड में जाएँ या फिर लॉजिक बिल्डिंग की फील्ड में जाएँ। तो वेबसाइट डेवलपर कौन है, कैसे उस चीज़ को हम लेके चलते हैं, वो डिस्कस करते हैं फर्दर इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट डेवलपर होते कौन है, क्या करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि वेबसाइट डेवलपर जो है ना, वो एक तरह का नहीं होता। मेरे व्यूज़ में और एक कॉर्पोरेट सेक्टर के व्यूज़ में 3 तरह के वेबसाइट डेवलपर होते हैं। एक वो जो फ्रंट एंड बिल्ड करता है, एक वो जो बैक एंड बिल्ड करता है, एक वो जो दोनों बिल्ड कर सकता है, उसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है? फ्रंट एंड और बैक एंड वाले को। तो फ्रंट एंड और बैक एंड ये सारा डिटेल में मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपको आने वाली 5-6 जो स्लाइड्स हैं, उनमें सब कुछ ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है? जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, उसका सिर्फ़ इतना सा काम होता है, उसने हर वो चीज़ डिज़ाइन करनी होती है जो एक यूज़र को, जो एक वेबसाइट पे आने वाले विज़िटर को नज़र आती है और उसके ऊपर जो डाटा का ट्रैवल होता है, उसने मैनेज करना होता है और उसने ही डाटा को फ्रंट एंड से पास करना होता है बैक एंड, मतलब कि जो बंदा पीछे बैठा हुआ है, जिसने उसको कंट्रोल करके स्टोर करना है, जो भी करना है उसका। अब जो फ्रंट एंड से सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं एक घर से। घर से किस तरह ले सकते हैं? घर के अंदर जो वो एक हस्बैंड और एक वाइफ है, ठीक है? जो वाइफ है वो बैक एंड है, ठीक है? और जो हस्बैंड है वो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड किस तरह है? फ्रंट एंड आप घर से बाहर होते हैं, आप फ्रंट एंड यानी कि आउटवर्ल्ड की सारी चीज़ें जो हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? लाइक जितनी भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं, उसकी इनकम है, जो भी आप बाहर से अर्निंग करते हैं, वो किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, उस डाटा को स्टोर करने के घर के 100 चीज़ें हैं जो आपने उनको मैनेज करना होता है। तो टू द पॉइंट ये चीज़ है कि जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड है वो फ्रंट एंड वाले बंदे देखते हैं, जो इनसाइड ऑफ द वर्ल्ड है, लाइक इनसाइड ऑफ द सिस्टम, इनसाइड ऑफ द एप्लीकेशन है, वो एक बैकएंड डिज़ाइनर जो है ना वो देखता है। तो 3 तरह के डेवलपर होते हैं वेबसाइट के। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर, एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कि करना क्या है, ये वेब डेवलपर करते क्या हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है इन चीज़ों को बनने के लिए। तो रोड मैप टू बिकम अ वेब डेवलपर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है। उसके बाद जब आपको टेक्नोलॉजी पता चल जाएगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने फ्रंट एंड में जाना है या बैक एंड में जाना है। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लोगे, अपनी टेक्नोलॉजी होता है कि लैंग्वेज कौन सी है, आइदर वो सी प्लस 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 है, सी शार्प है, जावा है, पीएचपी है, नोड जेएस है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अब आ चुकी हुई हैं, ठीक है? और उसके बाद डेटाबेस आपको तो आने ही चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए, चाहे फ्रंट एंड वाले हैं या बैक एंड वाले हैं। आपको एक स्कीमा का और इसका ईआरडी का, इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ये एक फॉर्म बना रहा हूँ फ्रंट एंड के ऊपर, तो इसकी कितनी फील्ड्स हो सकती हैं, बैक एंड से कितनी फील्ड इसको प्रोवाइड करनी है। आपको फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर ये तो आपकी मेजॉरिटी है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो नीचे 3 चीज़ें डिस्कस की हैं वो मैंने ऐसे प्लस पॉइंट कर दी हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है और आप एक्सपीरियंस किस तरह कर सकते हैं इन चीज़ों का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ करते हैं। वो लोग जिनको इंटरेस्ट है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में, जिनको कलर स्कीम्स जिनकी अच्छी हैं, जिन लोगों को लाइक डिज़ाइनिंग करने में अच्छा लगता है, जिन लोगों का हॉबीज़ हैं पेंटिंग वगैरह या कलर स्कीम, जिनको देख के लगता है कि यार इसको इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। जो लोग लॉजिक से दूर हैं, जो लोग जो हैं, लोग लॉजिक्स होती हैं फ्रंट एंड में भी, जावास्क्रिप्ट में अक्सर जो होते हैं, कभी हमें एनिमेशन बनानी पड़ जाती है, लाइक
कोई चीज़ इस तरह की होती है कि रेडियस आ जाते हैं या मूवमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन के साथ हम क्या करते हैं, पिक्सेल्स निकालते हैं, पिक्सल को कैलकुलेट करते हैं कि हमने स्क्रीन के कितने पिक्सेल्स के ऊपर जाके इसको स्क्रॉल करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये डिस्कस करनी पड़ती हैं हमें इसी के अंदर ही। तो सबसे पहले 2 तरह के जो हम फुल स्टैक डेवलपर को डिस्कस करते हैं, एक को कहते हैं मन स्टैक डेवलपर, एक को कहते हैं मीन स्टैक डेवलपर। अब जो मन स्टैक डेवलपर है उसके पास 3 तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, मोंगोडीबी होती है, एक्सप्रेस जेएस होता है और रिएक्ट जेएस होता है, नोड जेएस होता है। इसमें जो पेरेंट जो लैंग्वेज है जो आप सीखना चाहते हैं वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपके लिए रिएक्ट जेएस बिल्कुल हलवा है, एक्सप्रेस जेएस भी बिल्कुल हलवा है। मोंगोडीबी जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है? इसमें पेरेंट चाइल्ड वाला सीन होता है कि पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं, उसके सब चाइल्ड्स होते हैं, जबकि जो रिलेशनल डेटाबेस होती है उसमें टेबल्स होते बनते हैं, प्रॉपर रिलेशंस, टेबल्स को रिलेशंस कहते हैं, ठीक है? सेम इसी तरह अगर हम देखें कि मीन स्टैक डेवलपर है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है मर्न स्टैक और मीन स्टैक डेवलपर में। उधर को रिएक्ट आ जाती है और इसके अंदर एंगुलर एक लैंग्वेज है वो आ जाती है। अब एंगुलर जो है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। रिएक्ट भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है तो उसका मतलब ये है कि आप इनको यूज़ करके एक वेबसाइट का फ्रंट फेस बना सकते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइन बना सकते हैं। ना कि डेटाबेस का काम कर सकते हैं पीछे से, बल्कि आपकी जितनी रिक्वेस्ट होती हैं फ्रंट एंड से बैक एंड पे जितना डाटा जाता है वो नोड जेएस हैंडल करेगा। आपकी एक्सप्रेस जेएस जो है ना वो हैंडल करेगी। देखें ना, मैंने लिखा हुआ है छोटा सा एक हिंट दिया हुआ है कि फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस एंड हैंडल्स गेट पुट पोस्ट डिलीट। क्या होता है, ये रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर रहा होता है। जो फ्रंट एंड से ऑपरेशन जनरेट होता है, रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उसको एक्सप्रेस जेएस जो हैंडल करती है। और क्या होती है, नोड जेएस जो होता है ना, उसके अंदर जो फर्दर एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं वो करके यहाँ से उसे स्टोर कर देता है डेटाबेस के अंदर, यहाँ वहां से फेच करके आपको फ्रंट एंड पे दिखा देता है। तो दो चीजें क्या हो गई इनमें से, डेटाबेस ऐसी चीज है लाइक आपका मेमोरी कार्ड है, एक्सप्रेस जेएस ऐसी चीज है जो कि एक वायर है किसके बिटवीन, आपके मेमोरी कार्ड और आपके फ्रंट एंड के फेस के बिटवीन। और जो नोड जेएस है वो एक इंजन टाइप समझ लें आप। रिएक्ट जेएस जो है ना वो बॉडी है आपके वेबसाइट की, और जो वेबसाइट के अंदर इंजन है वो रिएक्ट जेएस है। और इंजन और बॉडी को कनेक्ट करने वाली जो चीजें हैं वो आप एक्सप्रेस जेएस यूज कर सकते हैं। मोंगोडीबी जो है आपका स्टोरेज है जिसके अंदर आप सारा डाटा स्टोर करते हैं और निकालते हैं। मीन स्टैक डेवलपर भी सेम इसी तरह है। आपने सिर्फ अगर रिएक्ट की जगह एंगुलर सीख लिया, बाकी तीन चीजें यही सीख लिया, तो आप मीन स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। तो ये आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग है, हाईली पेड सैलरीज इनमें मिलती हैं मीन और मन स्टैक डेवलपर्स को। नेक्स्ट जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। अगर आपने आना है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको तीन चीजें बिल्कुल मस्ट आनी चाहिए। फिर आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी ग्रिप होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट और सीएसएस पे। जावास्क्रिप्ट पे आप पेज को डायनामिक करना सीखेंगे, डायनामिक मतलब कि उसकी थोड़ी मूवमेंट बनाना सीखेंगे, जबकि सीएसएस से आप उसके कलर, फिलिंग, मार्जिन, पैडिंग वगैरह को अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। जबकि एचटीएमएल जो है वो उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद देता है। एचटीएमएल सिर्फ एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें आप एक पेज को एक पूरे जो स्क्रीन है उसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करके जो पोर्शन बनते हैं, ठीक है, उन पोर्शन को अगर कलर करना है, उनको थोड़ा सा दिखने में अच्छा करना है, तो उसके लिए हम सीएसएस यूज करते हैं जिसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है वो उन जो स्टाइल जो डिवाइड किए हुए छोटे छोटे पार्ट है, अगर उनको थोड़ा सा एनिमेट करना है, मूव करना है, उनके अंदर मैनुअली डाटा की बजाय डायनेमिक डाटा रखना है, मतलब कि एक स्टैटिक डाटा की बजाय उसमें चेंज होता रहे डाटा, या फॉर लूप लगा के 3 सेकंड पर 4 सेकंड पर स्लाइड अप हो जाए, स्लाइड डाउन हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। अब आगे फर्दर जितने भी एंगुलर है, व्यू है, रिएक्ट है, जितने ये फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डिजाइनिंग के और डेवलपमेंट के, ये बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट से और टाइपस्क्रिप्ट से। अब जावास्क्रिप्ट जो है इन सब का एक लाइब्रेरी है और इनके अंदर से बुक्स निकली हुई हैं, समझ लें आप। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी, समझ लें, एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस उसके अंदर से एक बुक निकाली गई है जो कि लोग पढ़ते हैं और सीख के उसको आगे काम करते हैं। सेम एज इट इज एंगुलर भी एक बुक है जावास्क्रिप्ट की। और
व्यू जेएस भी इसी की एक बुक है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट को से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेके उनके एक फंक्शंस बनाए गए हैं और फंक्शंस बना के उनका एक मकसद बना दिया गया है। अगर आप इसको कॉल करेंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी, इसको कॉल करेंगे तो ये वाला ऑपरेशन ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाएगा। तो आसानी की गई है वक़्त के साथ-साथ। तो आपने 3 लैंग्वेज तो ज़रूर सीखनी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपर बनने के लिए। तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट तो ये तो मस्ट है और जितनी अच्छी आपको जावास्क्रिप्ट आएगी उतने अच्छे आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। सीएसएस भी आनी चाहिए। सबसे मेन जो चीज़ है आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आप फ्रंट एंड डेवलपर कंसीडर होंगे। फ्रेमवर्क आप कोई भी सीख लें, रिएक्ट सीख लें, एंगुलर सीख लें या व्यूज, तीनों में से कोई एक सीख लें। बाकी दो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएंगे क्योंकि सेम है ऑलमोस्ट। इनका जो है ना सारा मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला सीन जो है वो सेम है, एमवीसी स्ट्रक्चर इनका सेम है। अब बैकएंड डेवलपमेंट में आ जाते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट में ऐसे लोग जो बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। बैकएंड डेवलपर वो होते हैं जिनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जिनकी लॉजिक्स अच्छी हैं, जो लोग, मैं ये नहीं कहता जिनका मैथ अच्छा है, मैथ भी अच्छा हो तो ये प्लस पॉइंट है। जिनका मैथ अच्छा नहीं भी ना वो भी कोशिश करें, उनके लिए भी इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती नहीं है वैसे। आ जाके बहुत आसानी कर दी है फ्रेमवर्क्स ने। जो क्यूरीज कॉम्प्लेक्स होती थी उनको बहुत एक छोटे छोटे फंक्शंस कॉल पे भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें कि आपको मैथ नहीं आता या आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आप बिजनेस के स्टूडेंट, तो आप बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बैकएंड डेवलपर बने हुए हैं और बल्कि इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा वो काम कर रहे हैं जो यू इसके एफएस इंजीनियर करके निकलते हैं मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है? तो करना क्या आपने बैकएंड डेवलपर बनने के लिए? आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए लाइक पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या जावास्क्रिप्ट। ये सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है। क्यों इसको रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हर चीज को कंपेयर किया जाता है कि जैसे दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो। अगर स्कूल है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगर हम स्कूल है उसे ऑब्जेक्ट समझते हैं, अगर वो पर्सन है तो उसे ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हर जो प्रोग्रामिंग की एक एक लाइन है वो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल करेगी। उसका हर पर्पस जो होगा, हर एक जो उसके अंदर लाइन लिखी जाएगी, ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसकी हर लाइन ऑफ कोड जो है वो क्या होगी, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगी, किसी ना किसी रियल वर्ल्ड या जो हमने स्पाउस किया होता है उसके अंदर, वो उसको रिलेट करती है, ठीक है? फ्रेमवर्क क्या होता है इनके अंदर? फ्रेमवर्क क्या होता है? बैकएंड के फ्रेमवर्क में जिस तरह लारावेल है, ठीक है? एक्सप्रेस डीजेंगो है, उसका नोड जेएस का रूबी ऑन रेल्स है, ठीक है? ये फ्रेमवर्क्स हैं बैकएंड लैंग्वेजेस के। आप इनमें से कोई एक सीख लेना तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? जो आपका लीनियर अप्रोच है ना उसको थोड़ा सा ना मॉडर्नाइज्ड कर देता है। वो बताता है कि भाई तुम जो चीजें एक लीनियर वे में कर रहे हो, पहले ये एक लाइन में जो आपको कर रहे हैं ना वो उनको सेपरेट टुकड़ों में कर देता है ताकि आप जो बार बार चीजें लिख रहे हैं आप उसको रिकॉल कर सकें। हर चीज़ अगर प्लग एंड प्ले कर दे कि अगर आपकी एक चीज़ खराब होती है आप सिर्फ उसे चेंज करें, ना कि पूरा प्रोग्राम शुरू से डिफाइन करना शुरू कर दें। सिर्फ इसका ये मकसद है कि आपके जो कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। फ्रेमवर्क का जो मकसद है, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी अच्छी हो जाए, आपका कोड प्लग एंड प्ले हो जाए। मत प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि एक फंक्शन है आपने प्रिंट का बनाया है और एक फंक्शन आपने बनाया हुआ है रीसेट का, एक पेज को। तो जब आप चाहते हैं कि मैंने ये जो सिस्टम बनाया है इसका प्रिंट का फंक्शन है, ये मैं एक क्लाइंट को दे दूँ और रीसेंट का एक और एक क्लाइंट जब वो दोनों चाहता है, तो आप क्या करेंगे? जिसने दोनों लेने हैं उसको दोनों प्रोवाइड कर देंगे, जिसने एक लेना है उसको एक पीस ऑफ कोड जो या तो कमेंट आउट कर देंगे या उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो दूसरे पे इफेक्ट ना हो। तो ये फ्रेमवर्क की खूबसूरती है कि आपका जो कोड है वो इंडिपेंडेंट होता है। हर सेक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट इस तरह होता है कि अगर आप चाहें तो उसको यूज कर लें, चाहे तो ना करें, ठीक है? और सेम एज इट डेटाबेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने अक्सर अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होता है जिसमें एसक्यूएल आता है। मेजोरिटी में एसक्यूएल पढ़ाया जाता है, माई एसक्यूएल और पीएचपी एडमिन की डेटाबेस उसमें पढ़ाई जाती है, ठीक है?
तो MySQL तो बाय बेसिकली सर्वर होता है, डेटाबेस उसमें phpMyAdmin की ही होती है। तो इसमें MongoDB आ जाती है, MySQL आ जाता है, Oracle आ जाता है, SQL सर्वर। तो MongoDB जो है वो नो रिलेशनल डेटाबेस है, और MySQL जो है ना वो रिलेशनल, नो एसक्यूएल में आ जाती है MongoDB। तो आप इनमें से सिर्फ MySQL सीख लें और Oracle सीख लें, MongoDB सीख लेंगे तो आप थोड़े मॉडर्नाइज्ड डेवलपर बनेंगे। अगर आप MySQL या MySQL सीखेंगे थोड़े आउटडेटेड हो जाएंगे, थोड़े से आउटडेटेड, ज्यादा नहीं। लेकिन Oracle जो है, Oracle तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वास्ट उसकी अपनी फील्ड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो Oracle का है। तो अगर खाली सिर्फ आप Oracle सीख जाते हैं ना, तो आप विद बैकएंड डेवलपर एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, जो कि एक हाईली पेड जॉब है। इस तरह आप एपीआई अगर हम्म, आपको एपीआई का नॉलेज नहीं है तो एपीआई सिंपल, मैंने फिर वही बात करूंगा, एपीआई एक जरिया है किसका, कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। जिस तरह हमारे मोबाइल्स की सिम्स जो है ना, वो हमारा ये एक एपीआई है, वो एक की पॉइंट है हमारा, ठीक है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस है जो कनेक्ट करता है हमें एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन के साथ। ठीक है, आप सिम के बगैर, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, अगर आप एक सेलुलर कॉल करते हैं एक फोन से दूसरे फोन पे, और अगर आप में सिम नहीं है तो आप अगर उसको कनेक्ट करना चाहें तो मुश्किल से कनेक्ट होगा वो, ठीक है। वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हुए हैं कि आप सिम के बगैर भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर जाते हैं हॉटस्पॉट के ज़रिए। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब कुछ भी पॉसिबल है, आप कुछ भी करने को चाहें तो आपके माइंडसेट पे होता है कि आप कैसी लॉजिक बनाते हैं, आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को किस तरह रीयूज़ करके एक नई चीज़ बनाते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं बैक एंड डेवलपर, कि वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है और उनमें से कोई ऐसी एक ऑप्टिमाइज़ चीज़ बनाता है जिसको देख के अगला बंदा कहता है कि भाई वाक़ई तुम एक अच्छे बैक एंड डेवलपर हो। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, फ्रंट एंड क्लाइंट होता है हमारा, और सर्वर जो होता है हमारा बैकएंड होता है, जिसमें वो डेटाबेस और बैकएंड के लॉजिक्स आ जाती हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का सिर्फ ये मकसद है कि आपका फ्रंट एंड जो यूजर इंटरफेस है उसको हम क्लाइंट कहते हैं, और सर्वर जो होता है वो हमारी बैकएंड लॉजिक होती है सारी, के हमने फ्रंट एंड से बैकएंड में जो चीजें ट्रांसफर करनी है उनके बिटवीन, जो पूरा साइकिल होता है कि जब कोई बटन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले कौन सी चीज इवोक होती है, इन्वोक होने के बाद वो कहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है, किस चीज को ट्रिगर करती है, किस फंक्शन को ट्रिगर करती है। तो ये एक पूरा साइकिल होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपने अगर किसी मार्केट में जाना है तो आपको पता है कि आपने घर से निकलना है, पहले कौन सी स्ट्रीट को सिलेक्ट करना है, फिर कौन से बाजार से गुजरना है, फिर कौन से आगे जाके आपने स्ट्रीट को दोबारा टर्न लेना है। तो आपको पता है एक पूरा साइकिल उस बाजार की उस शॉप तक जाने का, सेम एज इट इज आपके डाटा को भी पता, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जब यूजर फ्रंट एंड से सिलेक्ट करता है कोई चीज, तो उसके बाद जो एक इवेंट क्रिएट होगा, वो इवेंट जो होता है वो कैसे ट्रेवल करेगा आपके फ्रंट एंड से बैक एंड पे। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा डेटाबेस में मैं थोड़ा बताया कि आप MySQL, MongoDB और वॉल्ट डीबी, इन तीनों में से कोई भी एक सीख लें, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि MongoDB और MySQL का आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर इन रहे मार्केट के अंदर। अब और भी आ चुकी हैं जो कि एंड्रॉइड के साथ ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान समझना है, चूंकि जो प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट है, वो एक प्रोग्रेसिव चीज है, वो हम करते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ चेंज होता है जब हम इन डेवलपमेंट फेज में होते हैं। इवन कि जब हम प्रोडक्शन में चले जाते हैं, डेवलपमेंट फेज है वो फेज होता है जब हम चीज को बना रहे होते हैं। प्रोडक्शन फेज वो होता है जब हम जो चीज को बना के डिलीवर कर चुके होते हैं और हम उसे मेंटेन कर रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं ये कहीं से खराब तो नहीं होती। इन चीज़ों के दौरान जब हम चीज़ें बना रहे होते हैं ना, तो हमारा जो कोड होता है ना, वो डेली बेस पे अपडेट होता है। तो जब अपडेट हो जाए ना, तो हमें एक बाज़ दफ़ा जो अपडेट होने से पहले वाली चीज़ होती है ना, उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना, कि अपडेट होने से पहले कैसा था, अपडेट होने के बाद कैसी चीज़ बनी है, उन चीज़ों को सारा एक लॉग्स में रखने का नाम है कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और उसके लिए हमें एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी मिली हुई है जिसका नाम है गिट हब, गिट लैब, बीनस्टॉल, अपाचे सबसे वर्जन जो है हमारे क्रूशियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप लोग सीखें, मैं आपको बोलूँगा कि आपको गिटहब और गिटलैब का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। इन चीज़ों को सीखें, ये चीज़ें सीखने वाली हैं, इनको सीखने के बाद
आप मार्केट में कहीं भी अप्लाई करें, आपको जॉब मिलेगी। सिर्फ़ जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना 3 दो 1-2 मैंने लिखी तो 3-3 4-4 है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको एम्फसाइज़ करके बोला है ना कि आप ये चीज़ें सीखें और इनको सीखने के लिए आपको यूट्यूब ही काफ़ी है। गूगल और यूट्यूब आपको किसी अदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह दोबारा से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें आपको हर जगह मिल सकती हैं। क्या मदद करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें कि इट्स हेल्प्स यू मेंटेन कोड्स यू कैन रीयूज इट व्हेनेवर नीडेड मतलब वही चीज़ कि आपको कभी पुराने कोड की ज़रूरत पड़ती है, कभी आपको नए कोड की ज़रूरत पड़ती है, कमिट होने से पहले, कमिट होने के बाद, तो अपडेट होने से पहले और अपडेट होने के बाद वो बात कर रहा हूँ। सेव द चेंजेस मेड के जो आपने चेंजेस बनाई है वो सेव कर देता है। प्रोवाइड एविडेंस फॉर ऑल चेंजेस मेड मतलब कि प्रॉपर लॉग फाइल बनती है कि आपने किस दिन कौन-सी चेंजेस किस लाइन में कितनी की थी, हर चीज़ बता रहा होता है। प्रोवाइडेड एविडेंस ठीक है? और इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द वेब डेवलपमेंट और ये टीम वर्क में बहुत जो आपको ना हेल्प करता है कि एक आपका एप्लीकेशन है उसके ऊपर 6 डेवलपर काम कर रहे हैं। तो वक़्त-वक़्त 6 जब चेंज कमिट करेंगे ना तो पता चल रहा होगा किसने किस चीज़ को चेंज किया है। और वो बताएगा कि किसने कितनी कमिट्स की हैं, किसने कितने चेंज किए हैं और क्या-क्या चेंज किया है। इसके चेंज करने से पहले आपका कोड किस तरह का था, इसके चेंज करने से पहले आपका कोड किस तरह था और इसके बाद किस तरह का हो गया, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। तो ये थी एक प्रॉपर रोड मैप आपका वेबसाइट डेवलपर बनने का। जब आप लोग ये चीज़ सीख लेंगे ना, आपके लिए शॉपिफ़ाई कोई चीज़ नहीं है, वर्डप्रेस कुछ भी नहीं है आपके लिए इसके विक्स और स्क्वेयरस्पेस ये सब कुछ आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है? ये वो एक रोड मैप है जिसको आप सीखने के बाद ना एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलपर बन जाते हैं और इनके आगे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएँगी जब स्टार्ट करेंगे कि आप खुद लर्नर बन जाएँगे। और मैं सबसे एक आसान ट्रिक बताता हूँ, अगर आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही अब कैसे करें, तो आप उसको सीखना शुरू करें और जो आप सीख रहे हैं ना, उसको सिखाना शुरू कर दें आगे साथ। अपने किसी दोस्त को जो बनना चाहता है, जो सीखना चाहता है। ये सबसे एक आसान ट्रिक है, जो लोग हम बहुत इग्नोर कर देते हैं कि हम खुद सीख लेते हैं लेकिन किसी को सिखाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप सीखें और सिखाएँ, देखिएगा आपका नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी लॉजिक्स कितनी अच्छी बिल्ड होती है इन चीज़ों में। तो आपकी एक प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, एक साइकिल चल जाता है। आप रिविज़न के रिकर्सिवली ना आप एक चीज़ को रिपीट करते हैं ना जब, तो आपके माइंड में स्ट्रक ज हो जाती है कि ये चीज़ इस तरह होनी है। तो ये चीज़ें थी, उसके बाद जब आप ये चीज़ें सीख लें, उसके बाद कोशिश करें कि इनको यूज़ करते हुए ना कुछ चीज़ें यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र एक्सपीरियंस इनको भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि यूज़र इंटरफ़ेस क्या है। आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल पता होने चाहिए अपने वेबसाइट डिज़ाइन करने के, स्टाइल गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि किसी ब्रांड के लिए बना रहे हैं तो उसकी ब्रांड गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना है, किस तरह करना है, कलर स्कीम क्या रखनी है, साइज़िंग क्या रखनी है, उनके ब्रोशर्स पे क्या साइज़िंग है, फ़ॉन्ट फैमिली कैसी है उनकी, फ़ॉन्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ-कहाँ वो कैसी-कैसी हेडिंग्स यूज़ करते हैं। टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि ये वेबसाइट डेवलपमेंट की जो फ़ील्ड है और वेब डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट लोगों के साथ काम करना पड़ता है। कभी टेस्टर्स के साथ, कभी डिबगर्स के साथ, कभी ये क्वालिटी एश्योरेंस के बंदों के साथ, कभी टीम प्लेयर बन के काम करना पड़ता है। तो आपने इसके साथ अपनी जो है ना कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना है। ताकि आप जब फाइवर या अपवर के ऊपर भी इंडिपेंडेंट होके काम करेंगे ना, तो आपको इन फ्यूचर अपने लिए स्टेबिलिटी नज़र आएगी कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी ना, आप उतना अच्छा ग्रो करेंगे। यूज़र एक्सपीरियंस में क्या आएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए। सिंपल से एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अगर आपको केएफसी की वेबसाइट के ऊपर कार्ड का बटन ही नज़र नज़र आए, छोटा-सा कहीं पे नज़र आए 6 स्टेप करने के बाद, तो आप बोलेंगे ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्रॉब्लम से सॉल्विंग होनी चाहिए आपकी जो वेबसाइट है। आपने कोई चीज़ अगर उसके ऊपर रखी है तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए। अगर कोई बेमकसद कोई चीज़ ब बना रहे हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं है तो आप कोशिश करें उसे हटा दें। जितनी नीट, मिनिमल और मैसेज डिलीवरिंग वेबसाइट होगी उतनी अच्छी वो जो है रेट की जाएगी। और इसके अलावा आप कोर्टेसी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सॉरी, और अंडरस्टैंड ऑडियंस माइंडसेट मतलब आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट्स आपको समझने में पता होना चाहिए कि आपने यूज़र्स को क्या पूछना है। यूज़र को कभी-कभी कुछ नहीं पता होता, वो बोलता है भाई मुझे बस सिर्फ़ वेबसाइट बना दो।
ठीक है? आप कहते हैं कि यार मैं किस तरह बना के दूँ, मुझे तो पता ही नहीं तुम्हें चाहिए क्या है? तो आपने सिंपल ये चीज़ें भी सीखनी है कि मुझे कुछ इस तरह का क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है, जिसमें मैंने यूज़र से पूछना है कि तुम्हारे पास डोमेन है, तुम्हारे पास होस्टिंग है, तुम्हारे पास लोगो है, कलर स्कीम क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या प्रेफ़र करते हो, कब वेबसाइट चाहिए, आपके प्रोडक्ट क्या है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपने यूज़र से पूछने हैं, ठीक है? ये एक प्रॉपर आपको एक रोड मैप दिया गया है कि आप इन चीज़ों को सीखें, लर्न करें, ताकि आप जब डिग्री करते हैं या आप इंटर्नशिप करके निकलते हैं, तो आपको एक प्रॉपर एक विज़न हो आपके पास कि अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आपने किस तरफ जाना है, बैक एंड डेवलपर बनना है, तो आपने किस तरफ जाना है। तो ये चीज़ें हैं, आप प्रॉपर इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, आज से शुरू करें सीखना। इंशाल्लाह आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप प्रॉपर एक ट्रैक पे होंगे और जब बंदा ट्रैक पे आ जाता है, वो कुछ ना कुछ तो सीख जाता है। हमेशा जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है, कंटिन्यू रखता है अपना काम, वो लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाता है। इवन कि वो जूनियर वेबसाइट डेवलपर बन जाए, किसी का हेल्पर बन जाए इन वेब डेवलपर, लेकिन वो कुछ बन जाएगा। जो लोग उकता के छोड़ देते हैं, जिनका फॉर लूप नहीं चलता, जिनकी इफ कंडीशन उन्हें तंग करती है, वो लोग स्टार्ट पे ही छोड़ देते हैं, हालांकि वहां से सिर्फ अभी स्टार्ट हो रहा होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को थम्स अप कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।